हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस है वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। मेनली आई वुड कंसिडर देम टू बी स्टैटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक तरह से ये आपका स्टैटिक कंपोनेंट्स को ही कवर करेगा ये वाला प्रीमिक्स एलैबोरेटली। सो वंस यू आर डन विद दिस प्रीमिक्स, आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ प्रमोटेड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ द एरिया ऑफ अ प्रोडक्टिव इकोसिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज यूज्ड and to assimilate the waste produced by defined population। ठीक है, सो ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या दोनों की दोनों ही गलत है। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, जो पहली स्टेटमेंट है वो तो डायरेक्ट है। उन्होंने बताया हुआ है कि ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इसको प्रमोट करता है, जो कि आप या तो हाँ होगा उसका आंसर या ना होगा, है ना, सिंपल। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक इंडेक्स है, ठीक है, जो कि आपको बताता है एक प्रोडक्टिव, इट टेल्स यू अबाउट द एरिया ऑफ अ प्रोडक्टिव इकोसिस्टम विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज यूज्ड, के कितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए कितना एरिया चाहिए एक इकोसिस्टम का, और कितना उस जो पॉपुलेशन वहाँ पे है, कितना उन वो पॉपुलेशन जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, कितना उस वेस्ट को असिमिलेट करने के लिए, उस वेस्ट को ख़त्म करने के लिए कितना एरिया एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम का चाहिए। ठीक है, सो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है या गलत। तो अगेन यू कैन मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ 1 and 2। अब ना, जब हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो पहली चीज़ ये है कि ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने हमें दिया है, और इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो कि हम कितने रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं नेचर के, ठीक है, और क्या वो नेचर उन रिसोर्सेस को रिप्लेनिश कर पा रहा है कि नहीं, है ना। सो इट बेसिकली टेल्स यू, हमने इसको यहाँ पे समझो, इट इज़ अ मेजर ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कि मेरा इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है वो एक तरह से मेरा कितना इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट में। जो मैं रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हूँ, क्या इन्वायरमेंट उनको दोबारा से प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि मेरा इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इज़ सस्टेनेबल, ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ और इन्वायरमेंट, नेचर उसको रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा, तो एक दिन ये जो प्रोसेस है ये एक तो अनसस्टेनेबल है, बिकॉज आई एम यूजिंग मोर देन द नेचर कैन रिप्लेनिश, सो दैट इज़ डेफिनेटली अनसस्टेनेबल, एंड वन डे इट इज़ गोइंग टू एंड, द रिसोर्सेज आर गोइंग टू फिनिश, है ना। सो उसको मेजर करने के लिए, क्वान्टिफाई करने के लिए, वी हैव समथिंग नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, तो ये एक इकोलॉजिकल अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करके बनाया जाता है। अब ना, इसको आप ऐसे ही समझो कि इट कॉन्ट्रास्ट, ये जो अकाउंट है, इट कॉन्ट्रास्ट द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया पीपल यूज़ फॉर देयर कंजम्पशन। ठीक है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना अवेलेबल है। ठीक है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जो रिसोर्सेज रिप्लेनिश हो सकते हैं, उनको हम बायो कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक इंडिविजुअल का हो सकता है, मेरा जैसे आपका, एक सिटी का हो सकता है, रीजन का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, या इंटायर प्लैनेट का हो सकता है।
ठीक है। अब बहुत सारे देश ना रेड में है, इसका क्या मतलब है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं देन देयर इकोसिस्टम्स कैन रीजनरेट और रीप्लेनिश। ठीक है, तो जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, और जो नेचर रीप्लेनिश कर रहा है वो बायो कैपेसिटी है। रीप्लेनिश कह लो, रीजनरेट कह लो, वो बायो कैपेसिटी है। अब मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रही हैं जितना उनका इकोसिस्टम रीजनरेट कर सकता है, तो हम कहते हैं दे आर रनिंग एन इकोलॉजिकल डेफिसिट। अगर आप कम यूज़ कर रहे हो तो वो देश को हम कह सकते हैं दैट दे आर रनिंग एन इकोलॉजिकल रिजर्व। इसी के ऊपर बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे। ये क्या है, जब पूरा प्लैनेट इज़ रनिंग एन इकोलॉजिकल डेफिसिट वी कॉल इट ओवरशूट। अब देखो, ओवरशूट तब होता है जब ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थ की बायो कैपेसिटी से बढ़ जाता है। अब हर साल जो मेजर किया जाता है कि इस डेट को हमारा अर्थ ओवरशूट डे आ गया है, कि इस दिन जो ह्यूमैनिटी की डिमांड है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विसेज को वो एक्सीड कर गई है उस साल के लिए जितना कि अर्थ रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, अब 2021 में ये जुलाई 29 को फॉल करेगा, 2020 में अगस्त 22 तक था। ठीक है, और 2019 में सितंबर में था ये। तो आप देख रहे होगे हर साल जो अर्थ ओवरशूट डे है वो पहले ही अचीव होता जा रहा है, कि हम हर साल और तेज़ी से रिसोर्सेज को डिमिनिश कर रहे हैं जितना कि अर्थ रीजनरेट कर सकता है या अर्थ की बायो कैपेसिटी है। ठीक है, नाउ आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बायो कैपेसिटी एंड अर्थ ओवरशूट डे आर क्लियर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है ओशन हेल्थ इंडेक्स को लेके। अभी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओशन की हेल्थ को मेजर कर रहा है। अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट्स है ये जो असेसमेंट्स हैं OHI असेसमेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंटली लेड असेसमेंट्स यूजिंग द OHI फ्रेमवर्क दैट आर कंडक्टेड बाय एनी ग्रुप विच इज़ एक्सटर्नल टू द OHI टीम, and they are often conducted at national and continental scales to assess the overall health of oceans। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है। अगेन आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ वन ओनली। ये तो सही है कि ये जो असेसमेंट्स है ना, ये वो ग्रुप कंडक्ट करता है जो एक्सटर्नल है, सो दैट दे आर मोर ट्रांसपेरेंट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि ये नेशनल और कॉन्टिनेंटल स्केल पे नहीं बल्कि लोकल और रीजनल स्केल पे कंडक्ट किए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सो ये बेसिकली एक मेजर करने के लिए एक टूल है जो कि हमें ये बताता है कि ओशन क्या बेनिफिट्स, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लोगों को अभी और आने वाले टाइम में। सो ये जो इसकी असेसमेंट्स है जिसे हम मेजर करेंगे ओशन हेल्थ इंडेक्स को, वो लोकल स्टेक होल्डर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका ज़्यादा सपोर्ट रहता है असेसमेंट्स को बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेटर बता पाएंगे, है ना। तो लाइक आई सेड कि ये मोस्टली ना लोकल और रीजनल लेवल पे ही होता है। ठीक है, और जो इज़ दी फर्स्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क जो कि बताता है कि कैसे हम ओशन के सारे डायमेंशंस को मेजर कर ले, को कंपेयर कर ले, ताकि हम ये बता सकें कि कितने ज़्यादा सस्टेनेबली ओशन सपोर्ट कर पा रहे हैं लोगों को। ठीक है, इट इज़ रिपीटेबल, ट्रांसपेरेंट, क्वांटिटेटिव एंड गोल ड्रिवन। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी मच स्पेसिफिक टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट, राइट। ओके, उसके बाद रिपीटेड असेसमेंट्स आर वैल्यूएबल क्योंकि वो मेजर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। उसके बाद फर्स्ट वाली है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसलाइन बता देती है ना, पहली जो हम असेसमेंट करते हैं। उसके बाद लोकल कंडीशंस को ये जो असेसमेंट्स हैं ये ऐसे बनाई जाती हैं, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क रहता है ताकि जो लोकल कंडीशंस है उसे अडाप्ट कर पाएँ। एंड जो रिसर्चर्स हैं ना फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड हैव चेंज द गोल मॉडल्स एंड डेटा देयर इन देयर असेसमेंट्स इन एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस दैट करेक्टराइजेज द इंडेक्स। ठीक है, तो लोकल और रीजनल लेवल पे ये काम करता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन लाइकेनोमेट्री। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमिन रेट ऑफ डिके ऑफ एन इकोसिस्टम
एज ऑफ एक्सपोज्ड रॉक सर्फेसिस, एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। सो अगेन आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली, दैट इज़ सी। देखो लाइकेनोमेट्री ना एक ऐसी टेक्निक है जो कि लाइकेन्स की ग्रोथ, आपको नाम से ही पता चल जाता है लाइकेन की ग्रोथ, एक रॉक पे कितनी लाइकेन की ग्रोथ है उस बेसिस पे हम उस रॉक की एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिज्यूम्ड स्पेसिफिक रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियल साइज ओवर टाइम, कि जो लाइकेन्स है उनका रेडियल इंक्रीज होता है साइज में एंड दैट इज़ फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंक्रीज है। तो आप ऑब्वियसली रेडियल, उनकी रेडियस से आप मेजर कर लोगे, अगर कम रेडियस है तो इसकी एज, रॉक की एज कम है, ज़्यादा रेडियस है तो रॉक की एज ज़्यादा है, उस बेसिस पे। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लाइकन ऑफ ए स्पीशीज़ ऑन ए रॉक सरफेस, ठीक है, जो भी सबसे बड़ा लाइकन होगा उसका अगर हम डायमीटर मेजर कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि कितना टाइम से वो जो रॉक है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है। अब ये इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है 10,000 ईयर्स है, कि अगर एज ऑफ एक्सपोज्ड रॉक अगर 10,000 से कम है तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। और बेसिकली तो इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट व्हेन अप्लाइड टू सर्विसेज दैट हैव बीन एक्सपोज्ड फॉर लेस देन 1,000 ईयर्स, ठीक है। और 10% एरर रहता है। सो दिस इज़ लाइक ये सबसे बड़ा लाइकन है एक रॉक में, तो इसका जब हम रेडियस मेजर करेंगे या इसका जब डायमीटर मेजर करेंगे तो हम इस रॉक की, इस एक्सपोज्ड रॉक की कितनी एज है, कितने टाइम से ये एक्सपोज्ड है उसको मेजर कर सकते हैं। मोस्टली ये पोलर एरियाज़ में काफ़ी काम आती है ये वाली टेक्निक, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायोटोप। अगेन आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन इकोलॉजिकल एरिया दैट इज़ लार्जर देन एन इको सिस्टम। बायोटॉप की बात कर रहे हैं। इट इज़ सिनोनिमस विद बायोसिनोसिस। अब इनमें से ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और ये ऑप्शन है, आप प्लीज़ अपना आंसर मार्क कर लीजिए कौन सा इनमें से सही है। सो द करेक्ट आंसर इज़ नाइदर। देखो जो बायोटोप होता है ना, बायोटोप एक तरह से यूनिफॉर्म कंडीशंस को कहा जाता है। बायोटोप आप फिज़िकल कंडीशंस भी मान सकते हैं, ठीक है। और बायोसिनोसिस क्या होता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो बायोसिनोसिस और बायोटोप मिल के इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एन इकोलॉजिकल एरिया that is usually larger than an ecosystem. No, it is a part of an ecosystem. Biocenosis is biological community which along with biotope forms an ecosystem, ठीक है। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल या फिजिकल कंडीशंस रहते हैं, जिसकी वजह से अब एक जगह पे यूनिफॉर्म फिजिकल कंडीशंस है तो वहाँ पे उसी कंडीशंस के बेसिस पे आपको प्लांट्स और एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। अब इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस आती हैं एनिमल और प्लांट्स की, है ना। सो एक एरिया में जो लिविंग बींग्स है उनको हम बायोसिनोसिस कहते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं, और जो फिजिकल या जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसको बायोटोप कहते हैं। तो बायोटोप और बायोसिनोसिस दोनों मिलके हमारा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। Clear? Okay, now moving on to the last question, that is regarding discount rate tool. So it is applied in environmental analysis to evaluate the carbon sequestration derived from a particular initiative, understand the interconnection between ecological services, calculate the inflation by using GDP deflator, determine the present value of the future benefits. So again you can pause the video here and you can mark your answer. So the correct answer is determine the present value of future benefits. अब ये जो डिस्काउंट रेट है ना, ये बेसिकली सिंपल है कि इट इज़ द रेट एट विच द सोसाइटी एज अ होल इज़ विलिंग टू ट्रेड ऑफ प्रेजेंट फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, कि आप कितना अपने प्रेजेंट को ट्रेड ऑफ करने वाले हो। इसको ना आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हो कि व्हेन यू वांट टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट और आपको डिसाइड करना है तो आप उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखोगे, जैसे कि वेटलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स वर्सेस वन विद शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स, जैसे कि लॉगिंग फॉरेस्ट नियर एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है लेकिन लॉन्ग टर्म में
कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आउटकम बताने में, है ना। तो अगर आप बेसिकली फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो तो आप एक तरह से यू कैन make a decision whether to go ahead with the so and so project or not। ठीक है, सो एक तरह से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इट इज़ नीडेड बिकॉज आज जो आपका डॉलर है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में कम होगी, है ना। आज उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इट इज़ मोर वैल्यूएबल टुडे। तो ये जब पूरी एनालिसिस होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होती है कि एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट में भी, तो भी हम उसमें डिस्काउंट रेट को कंसिडर करते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है उसको समझिए और उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ प्रीमिक्स। सो वी हैव डिस्कस्ड 5 क्वेश्चंस और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। हो सकता है आप पहली बार इनको डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल और अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।